सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर जुड़ेगा और बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की, झारखंड चुनाव की और उसी के साथ साथ उपचुनाव। कई जगहों पर उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव की बात थी, लेकिन मिल्कीपुर में इस वक्त उपचुनाव की बात सामने नहीं आ रही है। वहां पर मामला अटक चुका है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महाराष्ट्र का पहले मैं रुख करूंगा, मुकेश जी भी हमारे साथ हैं, रेजिडेंटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और झारखंड से भी हम आपको अपडेट्स देंगे। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की जानकारी लेते हुए इस चुनाव के ऐलान के बाद मैं सबसे पहला प्रश्न बाबूलाल आपसे यही रहेगा कि चुनाव के ऐलान के बाद इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है, क्या तैयारियां आपको लगती है और क्या रिएक्शंस अभी आने शुरू हो गए हैं? क्या कैसा रहेगा यह चुनाव? कड़ी टक्कर होने वाली है। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी की अब महाराष्ट्र की ओर ही नजर थी और अब वो ऐलान हो चुका है। बाबूलाल, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल शिवम, देखिए महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र को अब जो चुनाव होंगे और उसके बाद में जो नतीजे आएंगे, तो नतीजों के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 20 नवंबर को चुनाव होंगे और महज 2 दिन का इंतजार के बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो इसके ऊपर अब महाराष्ट्र की जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, जब हम अब जनता के पास जाएंगे चुनाव के बारे में मुद्दे को लेकर, तब जनता क्या कहेगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और नेताओं के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस को भी ध्यान में रखना होगा, कि क्योंकि एक ही दिन में सभी तरफ जो सुरक्षा है वो देनी पड़ेगी। अलग अलग परिणाम, अलग अलग चरणों में चुनाव होते थे, तो इधर की सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद वही सुरक्षा व्यवस्था दूसरी तरफ भेजी जाती थी। लेकिन अब इस पर किस तरह से सरकार ने प्रशासन नियंत्रण करेगा, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब उम्मीदवारों को लेकर भी किस तरह से कितनी जल्दी लिस्टें सामने आएगी, नाम उनके सामने आएगा, क्योंकि कम समय में अब बहुत कुछ करना है। 1 महीने के अंदर बहुत कम समय ये बचा है, इसलिए इस चुनाव को लेकर अब जो राजकीय लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आएगी, वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जनता का क्या मूड है इस चुनाव को लेकर, अब हम जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता की प्रतिक्रिया देखने को भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की प्रतिक्रिया तो देखने को मिलेगी, लेकिन अब ये चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है। चलिए मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी हमारे साथ न्यूज़ रूम से इस वक्त लाइव हैं, झारखंड का भी रुख करेंगे, वहाँ से भी हमारे साथ मुकेश हैं। लेकिन मुकेश कुमार जी, आप इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, लेकिन इस चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है? हरियाणा में जीत के बाद अब बीजेपी के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, एक मोराल, उसका बूस्टेड मोराल के साथ वो अगर अब चुनाव में उतरता है, तो क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान तैयार है बीजेपी? और विपक्ष की बात भी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तैयार तो होना ही होगा, क्योंकि समय आपके पास है नहीं। 26 नवंबर को कार्यकाल विधानसभा का पूरा होना है, तो आप तैयार हो चाहे नहीं हो, चुनाव आयोग तो चुनाव करवाएगा। लेकिन बीजेपी को चूंकि हरियाणा चुनाव से एक मोरल बूस्टअप वहाँ से मिला है और निश्चित तौर पे बीजेपी को वहाँ पर एज मिलेगा। लेकिन चुनौती यहाँ पर महाराष्ट्र में सभी पार्टियों के पास ये नहीं है कि उनके कैंडिडेट्स कौन होंगे और उनका वो जीतेंगे हारेंगे। चुनौती यहाँ पर यह है कि गठबंधन के बीच में सीट की शेयरिंग जो है वो किस तरीके से हो। और अभी देखिए चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब फडणवीस की जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, लेकिन उसे अचानक कैंसिल कर दिया गया। यानी अभी भी जो है मामला सीट की शेयरिंग को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है। सीट शेयरिंग को लेकर के जब तक सहमति नहीं बनेगी, और अब आपके पास समय नहीं है। अब देखिए आज 15 तारीख हो गया, 18 तारीख को नोटिफिकेशन है, नाम भले ही आप जो पोलिंग आपको 20 तारीख को है, लेकिन उससे 1 सप्ताह पहले आपको नॉमिनेशन करना है वहाँ पर। यानी आपके पास मुश्किल से जो है 25 से 26 दिन का समय है। 25 से 26 दिन के बीच में आपको सीट शेयरिंग भी तय करनी है, आपको उम्मीदवारों के नाम भी तय करने हैं, और उसके बाद आपको चुनाव प्रचार में भी जाना है, और जो स्टार प्रचारक हैं वो भी आएंगे, वो भी लिस्ट करनी, वो सारी चीज़ें आपके पास। यानी अब बीजेपी, खासतौर पे महाराष्ट्र बीजेपी की जो यूनिट है उसके पास चुनौती, और 1 मिनट का भी समय उनके पास नहीं है। और ये हाल केवल बीजेपी का नहीं है, ये हाल जो है विपक्ष जो इंडी ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक का भी वही हाल है। इंडी ब्लॉक में भी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है। और जो एक चीज़ जो केवल आप कहें, जो इंडी ब्लॉक में जो फैसला हुआ है, उद्धव ठाकरे जो चाहते थे कि हमें सीएम का फेस बना करके चुनाव लड़े इंडी ब्लॉक, तो वो उस पर मान गए कि उनको फेस नहीं बनाया जाएगा, और इस पर रजामंदी हो गई है। लेकिन अभी भी वहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है, इसलिए
दोनों महागठबंधन की तरफ से चुनौतियां दोनों के पास समान है। कैंडिडेट के नाम तय कर लिए गए हैं, जो 2-4 नाम जो है वही केवल फंसेंगे। यानी जो उद्धव ठाकरे मान लीजिए वो 44 सीट 45 सीट मांग रहे हैं, तो उनको अगर 2-4 सीटें कम ज़्यादा मिलती हैं तो वहाँ पर कैंडिडेट्स कौन होंगे, उसी का मसला है। इसी तरह बीजेपी अगर 125 से 130 सीटें मांग रही है तो वहाँ पर वो कितनी सीटें उनको मिलेंगी, इस पर तय होगा कि वहाँ पर कैंडिडेट कौन होगा। 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन कैंडिडेट के नाम ऑलमोस्ट जो है सभी पार्टियों ने तय कर लिए हैं। लेकिन पार्टियों के बीच में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये मुख्य चुनौती है, और उसको मुझे लगता है कि सभी युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं सारे नेता, और उनको मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन के भीतर में ये ऐलान हो जाएगा और सीट शेयरिंग कम से कम है लोगों के सामने हो जाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग जब तक सामने नहीं आएगा तब तक कैंडिडेट्स के नाम भी सामने नहीं आ सकते। तो पहली जो चुनौती है वो पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीट शेयरिंग को लेकर भी है, और दूसरा जो हरियाणा के चुनाव के बाद अब हर कोई थोड़ा तेवर भी दिखाने का शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस को, हर कोई अपने अंदाज में कोई ना कोई नसीहत भी दे रहा था, वो भी हमने देखा है बदलाव। तो अब इंडी गठबंधन वैसी इंडी गठबंधन रहेगी कि नहीं? मुकेश खत्री जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, मनीषा भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आप पर मैं आऊँगा, लेकिन एक प्रश्न महाराष्ट्र के चुनाव के लिहाज से, सीट शेयरिंग को लगता है मनीषा हरियाणा चुनाव का असर कितना उधर आपको देखने को मिल रहा है? कुछ एक मोराल जो है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया और विपक्षी दल जो पहले कॉन्फिडेंस था, जो दम भरा करते थे कि भाई देखिए लोकसभा में हमारी तो देखो नैतिक जीत हुई है, अब ये नैतिक जीत, हरियाणा की नैतिक हार के बाद अब क्या होगा, क्या आगे वहां पर लग क्या रहा है? जी बिल्कुल, जो पिछले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है उन्हें उसे लेकर लगातार जो विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आए थे उस वक्त भी, और आज भी कर रहे हैं। जो महायुति की बात करें तो हरियाणा में जीत के बाद, बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी का यह बयान आया था कि हरियाणा तो अभी झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। इसके साथ ही तैयारियों में लग चुकी है महायुति, और महायुति का जो एक एजेंडा है लाड़की बहन, इसके साथ ही लाड़का भाव, कई योजनाओं को लेकर वो जनता तक जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं महायुति को लगता है कि इन योजनाओं से महायुति को कोई फायदा होगा विधानसभा चुनाव में। और इसके ही अपोजिट अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो जैसे कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा, मुंबई में महाराष्ट्र जोड़ो यात्रा, मुंबई जोड़ो यात्रा, इन सभी यात्राओं से जनता तक जाने की कोशिश की, जनता तक जुड़ने की कोशिश की। और विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो योजना है उस पे भी जो विपक्ष है वो निशाना साधते हुए नजर आया है। लाड़की बहन की बात करें या लाड़का भाव की बात करें या सरकार की कोई भी योजना हो, उसे लेकर विपक्ष लगातार ये जो सरकार पर हमला करते आया है, कहता आया है कि प्रचार में भी करोड़ों रुपया है जो राज्य सरकार ने खर्च किए, इस तरह का भी बयान है जो है वो विरोधी पक्ष नेताओं की ओर से लगातार आ रहा है। बिल्कुल ठीक है मनीषा, अब ये जो बयान आ रहे हैं वो तो ठीक। चलिए मुकेश खत्री भी हमारे साथ इस वक्त है, झारखंड की भी बात कर लेते हैं। अब चुनाव की डेट की ऐलान हो गई, कुछ डिटेल्स भी दर्शकों के साथ शेयर करते हुए, और ये वाला चुनाव कैसा रहने वाला है, पूरा समय आपके पास है मुकेश, आप विस्तार से समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को। इशू ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन 18 तारीख को, लास्ट डेट नॉमिनेशन की 25 तारीख को, स्क्रूटिनी 28 तारीख को, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल नॉमिनेशन 30 तारीख को, और अब 13 तारीख को पोल पहले फेज में, 20 को दूसरे फेज में। और कितनी तैयारियां, कैसा रहेगा, इतने करप्शन से लेकर इतने मुद्दे हैं झारखंड में कि अंत नहीं हो सकता। आप अपने समय लेकर आराम से बताइए दर्शकों को, चुनाव शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल शिवम, मैं आपको अगर इसको बहुत तरीके से बताना चाहूंगा कि झारखंड में आज चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन इसकी तैयारी जो है पिछले कई दिनों से झारखंड में देखने को मिल रहा था। मैं बात करूं कल की, तो कल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कल आपाधापी की स्थिति थी, सब कोई चाह रहा था कि आज जो है वो कल का काम आज निपटा ले। और हमारे यहाँ जितनी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो झारखंड सरकार की जेएमएम कांग्रेस की इंडी गठबंधन की पार्टी हो या फिर बीजेपी की हो, सभी में ये होड़ देखने को मिला। कल क्या है कि अभी तक चुनाव से 2 महीने पहले शुरू की गई थी मैया सम्मान योजना, मतलब महिलाओं को सम्मान के रूप में 1000 रुपए देने की बात घोषणा की गई थी। उस पर बीजेपी ने आरोप भी लगाया। उसके बाद बीजेपी ने एक फॉर्म भरना शुरू कराया जिसमें 2100 रुपया मानदेय चुनाव जीतने के बाद देने का बात कही गई सम्मान की राशि के रूप में। तो कल आपाधापी में झारखंड सरकार ने कैबिनेट बुलाई और उस 1000 की सम्मान राशि को 2500 रुपए दिसंबर से करने की घोषणा कर दी। मतलब आधी आबादी को
तो अपनी बिल्कुल ओर बिल्कुल नहीं, समेटने मैं के आपकी लिए इस बात समझ रहा हूँ। हरियाणा चुनाव की भी थोड़ी बहुत याद आ रही थी, वहां 2000 का ऐलान, तो यहाँ 2100 का ऐलान हो गया था, तो अब यहाँ पर 1100 का 2000, तो 2000 का 2500। मुकेश हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 9 उपचुनावों की घोषणा, मिल्कीपुर को छोड़ दिया जाता है यहाँ पर। चलिए वो बात बाद में करेंगे, लेकिन वापस आते हैं, झारखंड की बात करे थे मुकेश, तो चुनावी वादों की। चलिए उत्तर प्रदेश की ये आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें, यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी में 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। खैर, फूलपुर, करहल, कटहरी में 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मझवा, सिसामऊ में भी 13 नवंबर को ये उपचुनाव है। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कोई घोषणा नहीं है, वहीं पर मामला फंसा हुआ है याचिका के चलते। एक उसको वहां पर अभी फिलहाल तो रोक लगी हुई है, उसकी घोषणा नहीं, अन्यथा 10 सीटों पर उपचुनाव होता। तो गाजियापुर, मीरपुर, कुंदरकी में 13 नवंबर को उपचुनाव। खैर, फूलपुर, करहल, कटहरी में 13 नवंबर को उपचुनाव। चलिए वापस आते हैं, मुकेश खत्री, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आप वो जो राशि की बात कर रहे थे 1100 से 2500 की, फिर से समझाइए जरा। मैं वही बताना चाह रहा था कि चुनाव की आपाधापी इतनी अधिक देखने को कल मिल रही थी कि सरकार जो पहले 1100 रुपए की राशि की घोषणा करती है चुनाव की वजह से, उसके बाद बीजेपी ने जब इस पर दाव लगाया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको 2100 रुपए माने दे देंगे सभी महिलाओं को समान राशि के रूप में, तो वही सरकार ने कल आपाधापी में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और जल्दबाजी में इसे 2500 रुपए हर महीने चुनाव जीतने के बाद देने की घोषणा कर दी। अब इसको लेकर एक बवाल मचा हुआ है यहाँ पर। अब आज जब चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो गई तो बीजेपी आज इसको लेकर निर्वाचन आयोग पर कंप्लेन भी लेके पहुंचा है कि ये चुनाव में लुभावनी वादे जो है उसको खत्म किया जाए। अब ये तो एक राजनीतिक का पक्ष पत्र हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि अभी जो पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस चुनाव की बात करें तो वहां पर मेजोरिटी में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार है। 81 में 45 सीट इनके पास थी, बीजेपी के पास सिर्फ 25 सीटें थी, जिसमें जेएमएम के पास 30 और कांग्रेस के पास बाद में एक उपचुनाव जीतने के बाद 16 हो गई थी। तो अभी जो स्थिति है कि उनके पास 47 सीटों 46 सीटें हो चुकी थी और बीजेपी के पास 25 सीटें थी, एक निर्दलीय था। तो ऐसे में अभी बीजेपी के लिए ये बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है कि जब 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं तो इसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कल हेमंत बिस्वा शर्मा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल आए हुए थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि 48 घंटे के अंदर हमारे कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। हमारे गठबंधन में जो सहयोगी दल रहेंगे उनकी भी सीट शेयरिंग की बातें कंप्लीट हो चुकी है। वही बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, तो वहां पर जेएमएम और कांग्रेस को दोनों में अभी तक समन्वय नहीं बना है, सीट शेयरिंग पर कोई बातें नहीं हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे और जेएमएम चाहता है कि हम यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी हैं तो मुझे बड़े भाई की भूमिका मिले। तो ऐसे बिल्कुल में ये बिल्कुल मुकेश, लेकिन बड़े भाई जब से हरियाणा हारे हैं तो फिर सभी छोटे भाई बोल रहे हैं कि नहीं, अब आपको हमारी भी सुननी पड़ेगी। तो नसीहत हर जगह मिल रही है। चलिए बाबूलाल का भी रुख करते हैं। मुकेश आप बने रहिए, मैं वापस आऊंगा, मनीषा भी हमारे साथ इस वक्त हैं। बाबूलाल, अब जो सीट शेयरिंग को लेकर बात कही जा रही है, मामला जो अनबन भी कह लीजिए या फिर एक सामंजस्य नहीं बन रहा है, एक केमिस्ट्री नहीं बैठ रही है, इसके पीछे आपको क्या लगता है बाबूलाल, क्या कारण हो सकते हैं? क्या है, कोई दुविधा है, कुछ बात है ऐसी जो कि हर कोई अपने दावेदारी ज्यादा ठोक रहा है कि मुझे इतनी सीटें चाहिए? क्या मामला क्या है महाराष्ट्र के लिहाज से विपक्ष में? शिवम, आपका सवाल मुझे एक बार फिर से दोहराइए। मैं कह रहा हूं विपक्ष में सीट शेयरिंग को लेकर आखिर परेशानी का कुछ सामना अगर वो कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होंगे? क्या उसमें कांग्रेस की ज्यादा मांग है या विपक्ष अब कांग्रेस को नसीहत देने लगी है कि भाई आप हरियाणा हार गए हैं तो फिर अब आपको थोड़ा हमारी भी सुननी पड़ेगी, जैसे बड़े भाई वाली बात मुकेश ने वहां पर कही थी, क्या वहां पर महाराष्ट्र में भी वैसा ही सीन है? देखिए शिवम, विपक्ष में जब से हरियाणा के नतीजे परिणाम सामने आए तब से कहीं न कहीं विपक्ष के अंदर भी खिंचातान देखने को मिल रही थी। सीटों को लेकर जो जगह थी उनके ऊपर, और खास करके अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि संजय राउत की तरफ से साफ साफ संकेत दिए गए थे कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। वहीं जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शरद पवार और नाना पाटोले और उद्धव ठाकरे, उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि पहले जो है पक्ष सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते, उसके बाद हमारी तरफ से भी किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये सब देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है
ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि हमको ज्यादा सीटें मिले। ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार लगातार एक्शन में दिख रही थी। सरकार को पता था कि कभी भी आचार संहिता चलिए, लग सकती बिल्कुल, है, चुनाव बिल्कुल। का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल जिसके बाबूलाल, चलते सरकार बिल्कुल ने बाबूलाल, जो एक बीच में आपको रोक रहा हूं। एक छोटे झारखंड और कई जगहों के उपचुनाव की जिसकी घोषणा आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दी गई है। पूरे मामले को आपको समझा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 रिपोर्टर्स आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जिनसे हम हर प्रश्न का उत्तर लेने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र हमसे हमारे साथ बाबूलाल भी थे और मनीषा भी हमारे साथ महाराष्ट्र से, और सभी से हम अपने प्रश्न पूछेंगे। चलिए महाराष्ट्र में चलेंगे। बाबूलाल हमारे साथ इस वक्त हैं। बाबूलाल, बीच में हमें ब्रेक यहां पर लेना पड़ा, लेकिन आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जो सीट शेयरिंग से लेकर मुद्दों तक की बात करेंगे, थोड़ा समय है। देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि किस तरह से सरकार को पता था कि कभी भी चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, जिसके चलते लगातार एक्शन में सरकार देख रही थी। एक के बाद एक बड़े निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए। आखिरी जब कैबिनेट की बैठक हुई तो वो बैठक 9:30 बजे बुलाई गई। अक्सर जो बैठक होती है कैबिनेट की, वो 11 बजे के समय जो चलिए, मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ बड़े बड़े फैसले लिए, जिसमें मुंबई के 5 जो टोल नाके हैं उनके जो हल्के वाहन है उनको टैक्स फ्री किया गया है। लेकर भी कहीं न कहीं जो मुंबई की जनता की तरफ से सरकार का धन्यवाद करते हुए दिखाई दिया। हालांकि अब उसका चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका पता जो है नतीजा आने के बाद लगेगा। कैबिनेट के बैठक खत्म होते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जालना संभाजीनगर दौरे पर निकल गए। वहीं जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है वो अपने आला नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में हाई कमान के साथ वहां पर बैठक होती है। देर रात तक देवेंद्र फडणवीस और बड़े नेता दिल्ली में दिखाई दिए। उसके बाद लगातार अंदाज लगाया जा रहा था कि शायद कल ही चुनाव आयोग फैसला कर सकता है, तारीखों का ऐलान कर सकता है और आचार संहिता लग सकती है। और आखिर हुआ भी वही कि आज चुनाव आयोग ने ठीक आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि चुनाव के ऐलान कर दिए और एक चरण में महाराष्ट्र का चुनाव है। ये बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र के लिए। कम समय बचा है, जो उम्मीदवारों के लिए भी कम समय है। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, समय कम है। मुकेश भी हमारे साथ है, लेकिन समय इतनी अनुमति देता है आप दोनों संवाद करने की। लेकिन बाबूलाल, मुकेश, आप दोनों से अनुरोध है कि और जितनी जानकारी हो आप लेकर आइए, क्योंकि अब चुनावी बिगुल बच चुका है। रोजाना मैं कह रहा हूं, जब तक चुनाव का अंत नहीं होता, रिजल्ट्स नहीं आते, आप सभी को बुलाया जाएगा बार बार और आपसे प्रतिक्रिया ली जाएगी। आज इतना ही, और अब आगे चलेंगे। अगला कार्यक्रम 5 बजे भी सत्ता का महासंग्राम ही रहेगा, जहां पर आपको चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स और बारीकियों के बारे में बताएंगे। चलते हैं, आगे दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।